Good morning to all of you and welcome back to my online classes. I am Dr. अशोक यादव। और बच्चों, आज से हम लोग एक नए सेशन का शुरुआत करेंगे और ये जो नया सेशन हम स्टार्ट करने चल रहे हैं बच्चों, वो हम टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के विषय में बात करेंगे। क्योंकि बच्चों इस समय टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हर एक स्टेट से बहुत सारे वैकेंसीज आए हुए हैं जो टीचिंग के क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर देते हैं। ठीक बच्चों, तो आज आइए हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के विषय में। बच्चों, इस वीडियोस के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी एप्लीकेंट हैं, साथ ही साथ एनवीएस केवीएस देने वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी में देने वाले जितने भी एप्लीकेंट्स हैं बच्चों, सबके लिए ये सेशन बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। तो बच्चों, अब आप लोग पहले हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो जितने भी हम नोटिफिकेशन, जितने भी हमारे नए वीडियोस बनते जाएंगे वो आपके पास तक पहुंचता जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो टॉप एमसीक्यूज़ हैं, जो टॉप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो करीब करीब हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको बच्चों हम बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको जो हम ये सॉल्व कराएंगे, ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम यही चाहेंगे बच्चों कि अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जिससे हमको ये पता चले कि कितने एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस के लिए एग्रेसिव हैं और इस चैनल से जुड़े हैं, तो बच्चों ये हमको पता होना चाहिए। अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपके साथ और भी आपके यार दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सके और कभी हम लाइव आ सके। ठीक बच्चों, तो जैसा कि बच्चों हम पूरे भरोसा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम आपको तैयारी जो है बिल्कुल विधिवत सुचारू रूप से बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी कराएंगे और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, वो हम सब आपको डिस्कस करेंगे और सब हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के विषय में। ये जो सेशन होगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। थ्योरी से ज़्यादा पढ़ना बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए जो हर एक बार बार वही अल्टरनेट करके हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम यही करते हैं बच्चों, हम यही कोशिश करेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम है उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराएंगे और थ्योरी और एमसीक्यूज़ दोनों साथ में चलता रहेगा। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस रूप से पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि आप क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली तैयार करिए, बहुत ही फास्ट। जितने कम समय में आप क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चों, सिलेक्शन उतने करीब होता है। तो आपको कम समय देते हुए क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के मायने को बहुत जल्दी से समझना है, बहुत जल्दी से जज करना है और तुरंत आपको क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन का आंसर देना है, ट्रिक करना है, जवाब देना है। तो आइए बच्चों हम बात करते रहेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला है बच्चों, द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन इज कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। किस सेल ऑर्गेनेल्स में जो पॉइजन होता है या कोई पॉइजनस ड्रग्स या टॉक्सिन्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हमारे सेल के अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो डिटॉक्सिफिकेशन कराने का काम करता है। पहला ऑप्शन है बच्चों लाइसोसोम, दूसरा है गोल्गी बॉडी, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिटॉक्सिफिकेशन दैट इज द smooth endoplasmic reticulum possesses detoxifying enzyme that is the oxygenase including cytochrome P450S present generally in the liver cells। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे लीवर सेल में किसी भी पॉइजन या किसी भी टॉक्सिन का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्योंकि पॉइजन को या फिर किसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए वहाँ जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, जिसको हम ऑक्सीजनेज कहते हैं, यह उस टॉक्सिन्स को या उस जहर को, उस विष को क्या करता है बच्चों? ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है बच्चों किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी को नष्ट कर देना। तो जो टॉक्सिसिटी होती है, किसी विष का जो एक्शन होता है, जो उसका प्रभाव होता है बच्चों, उसको इनएक्टिव करने का काम कौन करता है? हमारे लीवर सेल में पाए जाने वाले जो
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है हमारे लीवर सेल का जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टॉक्सिन्स को, किसी भी विष को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा बच्चों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफाइंग द एंजाइम दैट इज द ऑक्सीजनेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन एज वेल एज द टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स और पॉइजन को कौन डिटॉक्सिफिकेशन करता है बच्चों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए हम थोड़ा सा और जानते हैं इसके विषय में। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स help in detoxifying poison and drugs. It contains enzyme that catalyze a number of reactions that can make lipid soluble drugs and metabolic waste into the water soluble, so that these can easily be expelled out from the body. To perform such processes, smooth endoplasmic reticulum increases or doubles its surface area, so lots of detoxification can take place. होता क्या है बच्चों कि जैसे हमारे शरीर में कोई भी टॉक्सिन, किसी प्रकार का कोई विष हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लीवर में पहुंच जाता है। तो लीवर सेल के जो ऑर्गेनल्स है बच्चों, हमारे लीवर सेल का जो ऑर्गेनल्स जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है ऑक्सीजनेज। और यह एंजाइम क्या होता है बच्चों, साइटोक्रोम P450S के साथ क्या करता है, उस विष को, उस टॉक्सिन्स को क्या करता है बच्चों, इनएक्टिव कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक बच्चों, तो इसलिए जैसे ही विष हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारा जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों, उसकी संख्या बढ़ जाती है। और जब उसकी संख्या जस्ट दूना हो जाता है, जितना रहता है जस्ट उसी का दूना हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में विष को क्या किया जाए बच्चों, विष विहीन किया जाए, विष रहित कर दिया जाए, तो उस विष के एक्शन को तोड़ देता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ बच्चों फिगर के माध्यम से हम देखते हैं, यहाँ देखिए दिया गया है डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे इन द लीवर सेल्स। तो आप देखिए यहाँ टॉक्सिन्स दिखाया गया है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, इसमें कुछ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्टेप सेकंड में भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ये क्या होता है, अल्टीमेटली ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। ये वाटर वेस्ट के रूप में वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, और जैसे ही वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा बच्चों, तो डिज़ोल्व कंडीशन में ये इलिमिनेट हो जाता है हमारे बॉडी के थ्रू। तो हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर एक्सपेल आउट होता है। कैसे बच्चों, ये क्या होता है, क्योंकि ये लीवर में ये डिटॉक्सिफिकेशन इसका होता है, लीवर के बाद जितने भी अपशिष्ट मटेरियल बच्चे उसको ले आके गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है, और गॉल ब्लैडर के माध्यम से बच्चे बाइल के माध्यम से ये हमारे बाउल के द्वारा, हमारे एक्सक्रेशन के द्वारा हमारे फीकल मटेरियल के साथ बाहर की ओर पास आउट हो जाता है। दूसरा जो इसका पाथवे ये है बच्चे, हमारे स्किन के द्वारा, स्किन में हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा ये पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा बच्चों, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के लिए किडनी के पास जाता है, तो किडनी में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के द्वारा बच्चों यूरिन के माध्यम से ये जो टॉक्सिन्स होता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद वेस्ट मटेरियल बना हुआ है बच्चों, ये हमारी यूरिन के माध्यम से बाहर की ओर पास आउट हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप इसको यहाँ रिमार्क कर लेंगे, इसको देख लेंगे कि जो टॉक्सिसिटी होती है, जैसे कोई टॉक्सिक ड्रग्स होता है या किसी प्रकार का टॉक्सिन्स होता है जो हमारे शरीर के अंदर बन जाते हैं बच्चों, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम हमारा लीवर सेल करता है। और लीवर सेल का जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है विष को क्या करता है बच्चों, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के विषय में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाइड्रोलाइसिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कि हमारे कोशिका के अंदर, हमारे सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसमें सबसे अधिक हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलते हैं, जिसके पास हाइड्रोलाइसिस होते हैं, अर्थात हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से ऑर्गेनल्स के पास होते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों लाइसोसोम, दूसरा है गोल्गी बॉडीज, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स विच कंटेन्स द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, इसको हम सोसाइटल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सोसाइटल बैग। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, उस ऑर्गेनल्स में जो वृद्ध हो जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो मरे हुए या डेड सेल जो होते हैं बच्चों,
वो क्या करते हैं, लाइसोसोम्स के द्वारा पचा लिए जाते हैं। उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम्स के पास। तो लाइसोसोम क्या करता है बच्चों, जितने भी डेड सेल होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद भी कुछ बच्चों अपशिष्ट मटेरियल बचे रहते हैं जिसको हम रेसिड्यू मटेरियल कहते हैं। और वो रेसिड्यू मटेरियल हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमको एजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बुढ़ापापन आता है। इसको बच्चों हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जब कोई और क्वेश्चंस आएगा बीच बीच में हम जिक्र करते रहेंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है बच्चों, इसके पास सभी बहुत प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो सबका पाचन करता है, चाहे वो फैट का पाचन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो, चाहे लिपिड्स का पाचन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का, चाहे फैट का, चाहे प्रोटीन का, सबका पाचन कौन करता है बच्चों, लाइसोसोम करता है। क्यों? क्योंकि इसी के पास सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। साथ ही साथ क्या करता है बच्चों कि जो हमारे डेड सेल होते हैं, डेड सेल को भी ये पचाने का काम करता है। पचने के बाद जो रेजिड्यू बचे रहते हैं उनको इकट्ठा करता रहता है और धीरे धीरे हमको एजिंग आता रहता है। ठीक बच्चे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइसोसोम इज अ टाइप ऑफ द सोसाइटल वेग विच कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जैसा कि बच्चा ये फिगर के माध्यम से हम देखते हैं, ये देखिए आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है ये लाइसोसोम का फिगर है। तो ये लाइसोसोम क्या है बच्चों, अब देखिए यहाँ ये कह रहा है एसिड हाइड्रोलिसिस, अर्थात इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, ये डिग्रेडेशन करते हैं, अर्थात तोड़ते हैं या डिग्रेड करते हैं। किसको बच्चों, चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे वो फैट हो, सबको डिग्रेडेशन करने का काम करता है, सबको तोड़ने का काम करता है। क्योंकि इसी के पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो डिफरेंट प्रकार के फूड स्टेप्स को ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तोड़ देते हैं। ऑक्सीडाइज्ड करने का काम कौन करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के रूप में। एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फूड सब्सटेंसेस। ये सभी को हाइड्रोलाइज कर। तो ये पूछा जाता है कि हाइड्रोलिसिस किसके पास होते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस माने बहुत सारे एंजाइम्स। तो कौन कौन एंजाइम्स है, देखिए आपके सामने लिस्ट है। न्यूक्लियेजेस, जो डीएनए आरएनए का पाचन करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं बच्चों, वो क्या है, न्यूक्लियेजेस होते हैं। प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं उसको हम प्रोटीएजेस कहते हैं। ग्लाइकोसाइडेजेस, जो ग्लाइकोसाइड अर्थात फास्फोग्लिसराइड्स का जो पाचन करते हैं उसको हम क्या करते हैं बच्चों, ग्लाइकोसाइडेजेस। लाइपेजेस, अर्थात जो फैट या लिपिड का पाचन करते हैं उसको हम लाइपेजेस कहते हैं। ठीक बच्चों, फास्फेटेजेस, जो फास्फेट का पाचन करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों, जो डिफरेंट प्रकार के फूड स्टफ्स का पाचन करते हैं। क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं बच्चों उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, जो हम भोजन लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट होता है। तो इन सबको पाचन करने के लिए हमारे सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, वो सबको पचाने का काम करता है। ठीक बच्चों, ये फाइगोसाइटिक नेचर का होता है, जो डेड सेल को इंगल्फ करने का भी काम करता है, खाने का भी काम करता है, डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात जेनेटिक्स का पार्ट है। आइए बात करते हैं क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। The process of determinations of the sequence of genes on the chromosome is termed as, very most important बच्चों, क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं उसके सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है। क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने वाला जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन है पहला जीन लोकलाइजेशन, दूसरा होता है क्रोमोसोमल मैपिंग, तीसरा होता है प्रोटीन सीक्वेंसिंग और चौथा है बच्चों डीएनए सीक्वेंसिंग। जिसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक बच्चों, अर्थात जो किसी भी क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन होते हैं बच्चों उनको हम लोकस कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन के सीक्वेंसी का डिटर्मिनेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों। तो जीन के सीक्वेंसी का जो डिटर्मिनेशन करते हैं उसको हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टर्म डीएनए सीक्वेंसिंग रिफर्स टू द सीक्वेंसिंग मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स बेस, अर्थात डीएनए में क्या होता है बच्चों, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंसिंग होता है, जो बेस पेयरिंग होता है बच्चों, उसको हम किस रूप से जानते हैं, हम उसको डीएनए सीक्वेंसिंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। ठीक बच्चों, यह भी जेनेटिक्स का एक सवाल है बच्चों, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है अ वुमेन विथ स्ट्रेट हेयर मैरीज अ मैन विथ कर्ली हेयर and who is known to be heterozygous for the traits, what are the chances that their first child will have curly hairs।
क्वेश्चन ये कहा गया है बच्चों की एक वुमेन है जो कैसी है, वो स्ट्रेट हेयर की एक वुमेन है जिसके सीधे एकदम बिल्कुल सीधे सीधे बाल हैं। उसका जो मैरिज कराया जाता है बच्चों एक ऐसे मैन से कराया जाता है जो कर्ली हेयर का होता है, अर्थात जिसके घुंघराले बाल होते हैं। और जो फीमेल है बच्चों वो किस कंडीशन की है, हेटेरोजाइगस कंडीशन की है, हेटेरोजाइगस कंडीशन की है फीमेल। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, उसके फर्स्ट चाइल्ड के क्या चांसेस होंगे कर्ली हेयर होने में। तो क्वेश्चन यहाँ सामने है बच्चों, आप देखिए ऑप्शन में दिया गया 25%, 50%, 75% एंड 100%। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात 50% चांसेस होते हैं। जैसा कि देखिए बच्चों यहाँ दिया गया है वुमेन विथ हेटेरोजाइगस ट्रेट। तो हेटेरोजाइगस ट्रेट का मतलब क्या होता है, यक्स एंड यक्स बार। तो इसमें जो होता है बच्चों ये इसका कंडीशन दिखाया गया है कि ये नॉर्मल तो है लेकिन हेटेरोजाइगस नॉर्मल है। कैसा है बच्चों, ये फीमेल जो है वो नॉर्मल है लेकिन हेटेरोजाइगस नॉर्मल कंडीशन को शो कर रही है। उसका मैरिज किसी ऐसे आदमी से कराया जा रहा है जिसमें घुंघराले बाल है, कर्ली हेयर है। तो आप यहाँ देखेंगे जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है तो अगर हम इसमें गैमीट का फॉर्मेशन करें तो इसमें देखते हैं कि यक्स, ये यक्स इस यक्स से जो करेगा तो यक्स बार हो जा रहा है, यक्स बार। तो ये कर्ली हेयर, इसमें दोनों क्या है बच्चों रेसेसिव बन जा रहे हैं तो कर्ली हो गया। अगर इसका हम इससे देखें बच्चों तो यक्स बार वाई, तो चूँकि इसमें यक्स इज डोमिनेंट ओवर वाई तो ये भी लड़का क्या होगा बच्चों, जो लड़का होगा ये भी कर्ली प्रवृत्ति का होगा। अगला है बच्चों यक्स का, यक्स बार से, तो ये भी क्या है, ये नॉर्मल है लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। और जबकि यक्स और यक्स वाई का तो ये भी क्या है बच्चों नॉर्मल कंडीशन में है। तो इसमें देखा जा रहा है कि 50% जो बच्चे होंगे वो कर्ली हेयर के होंगे और 50% जो बच्चे होंगे वो स्ट्रेट हेयर के होंगे। ठीक बच्चों, तो इसमें यह भी देखा गया है कि जो लड़के हैं बच्चों, लड़कों में क्या होता है कि 50% लड़के कर्ली हेयर के हैं, 50% बच्चे नॉर्मल हैं। जबकि लड़कियों में भी यही बनेगा, 50% लड़कियां जो हैं वो क्या हैं कर्ली हेयर की होंगी और 50% लड़कियां जो होंगी वो नॉर्मल होंगी लेकिन हेटेरोजाइगस नॉर्मल मोड में दिखाई दे रही हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात 50% चांसेस कर्ली हेयर होने के होंगे। ठीक बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन 5वें की बात करें बच्चों तो इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट दिया है बच्चों ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन रीजन को हम बात करते हैं। पूछा क्या गया है, टी.एच. मॉर्गन ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑन ड्रोसोफिला कंक्लूडेड दैट मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बिल्कुल सही कहा गया है बच्चों। टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोगों में ये देखा, उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो ड्रोसोफिला पर किया था, तो उन्होंने ये देखा कि जो मेंडल्स का सेकंड लॉ है बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं है। अर्थात ये जो टी.एच. मॉर्गन का ये सिद्धांत है बच्चों, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो है वो पूर्ण रूप से मेंडल के सेकंड लॉ का अपोज करता है। दूसरा जो रीज़न में दिया गया बच्चों, ये ड्रोसोफिला हैज़ 4 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम ओनली, ये भी सही है कि ड्रोसोफिला में केवल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। लेकिन बच्चों इसमें जो कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला कहा गया बोथ ए एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है बच्चों बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा है बच्चों ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि बच्चों आर जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, अर्थात इसका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, अर्थात जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है मेंडल्स का, ये बच्चों जो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि कुल ये बता रहा है कि ड्रोसोफिला में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो ये आर जो है बच्चे जो इसका रीज़न है इसके असर्शन की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन के तौर पर ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, परंतु जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के विषय में, देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्री कैनाल पासेस थ्रू हार्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल हार्ट के थ्रू पास करता है। ठीक बच्चों, तो इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल हार्ट के थ्रू पास करता है। ऑप्शन है बच्चों पहला कॉकरोच, दूसरा है पाइला, तीसरा यूनियो, चौथा है स्कॉर्पियन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, यूनियो। अर्थात जो यूनियो होता है बच्चों, यूनियो में एलिमेंट्री कैनाल हार्ट के थ्रू पास करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी, आप इसको रिमार्क कर लेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है
जिसमें एलिमेंट्री कैनाल हार्ट के थ्रू पास करता है। तो कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी यूनियो सही होगा। अगला है बच्चों, लैंप ब्रश क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। लैंप ब्रश क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन दिया है पहला माइटोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, दूसरा है मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, तीसरा है माइटोसिस लास्टिंग सेवरल मंथ्स और चौथा है मियोसिस लास्टिंग सेवरल मंथ। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज। ठीक बच्चों, तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम जो होता है उसका फॉर्मेशन कब होता है बच्चों? प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन स्टेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम का निर्माण क्या होता है बच्चों? प्राइमरी ओसाइट्स इन एम्फीबियन। एम्फीबियन में, क्योंकि बच्चों लैंप ब्रश क्रोमोसोम पूछा जाता है कि जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम होता है किस में देखने को मिलता है बच्चों? एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप जियांट क्रोमोसोम के रूप में इसको जानते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द ओसाइट्स ऑफ द एम्फीबियंस। तो जो प्राइमरी ओसाइट्स होता है बच्चों एम्फीबियन के प्राइमरी ओसाइट्स में जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उसमें प्रोलॉन्ग डिप्लोटिन स्टेज में आपको ये अवस्था देखने को मिलेगा, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, लैंप ब्रश क्रोमोसोम बेसिकली अपीयर्स इन द प्राइमरी ओसाइट्स इन एम्फीबियन एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। और ये किस अवस्था में बच्चों? डिप्लोटिन स्टेज में। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के डिप्लोटिन स्टेज में प्राइमरी ओसाइट्स में अर्थात एम्फीबियन के प्राइमरी ओसाइट्स में लैंप ब्रश क्रोमोसोम देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि प्राइमरी ओसाइट्स एम्फीबियन के प्राइमरी ओसाइट्स के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के डिप्लोटिन स्टेज में लैंप ब्रश क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो आप इसको तीनों चारों रिमार्क कर लीजिए, डिप्लोटिन स्टेज, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और प्राइमरी ओसाइट्स इन एम्फीबिया। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए अगले हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के विषय में। द स्टेटमेंट नथिंग इज बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय। तो ऑप्शन दिया है बच्चों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, दूसरा है एल्डोस हक्सले, तीसरा है डी डॉब्जेहेंस्की और चौथा है एच.जी. वेल्स। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नथिंग इन बायोलॉजी क्या है बच्चों? नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज ओनली मेड बाय टी डॉबिन्स स्काई। क्या नाम है बच्चों? टी डॉबिन्स्काई, डॉबिन्स्काई। प्रोनाउंसिएशन बच्चों डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आप अपने स्तर से सब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से करते हैं। टी डॉब्जेहेंस्काई is the first scientist who gave the statement that is the nothing in biology makes sense except in the light of the evolution। ठीक बच्चों, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज नॉट ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए? पहला ऑप्शन दिया है बच्चों इट प्ले अ रोल इन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वास्तव में सही है बच्चों कि जो ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है इसमें क्या होता है डीएनए का रिप्लिकेशन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये सही है। दूसरा इन डीएनए ए पेयर विथ टी, अर्थात जो क्या होता है एडनिन जो होता है बच्चों वो थायमिन के साथ जुड़ता है। किससे जुड़ता है बच्चों? जो एडनिन होता है वो थायमिन के साथ जुड़ता है, ये भी सही है। तीसरा है द बेस पेयर आर द इक्वल लेंथ, ये भी सही है। चौथा है बच्चों प्यूरिन्स पेयर विथ प्यूरिन्स, गलत है। प्यूरिन्स किससे जुड़ता है बच्चों? पिरिमिडिन से। किससे जुड़ता है? प्यूरिन पिरिमिडिन, यही गलत है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें सही क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी प्यूरिन्स पेयरिंग विद द पिरिमिडिन। यहाँ देखिए बच्चों लिखा गया है इन द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्यूरिन्स कंबाइंस विद द पिरिमिडिन नॉट प्यूरिन पेयर्स विथ प्यूरिन्स, ये गलत है बच्चों। अर्थात प्यूरिन हर समय पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है, न कि प्यूरिन प्यूरिन के साथ जुड़ता है, ये गलत है। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सी वैल्यू पैराडॉक्स रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ। सी वैल्यू पैराडॉक्स किसके क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो इसमें पहला है मोर डीएनए दैन नीडेड फॉर कोडिंग, दूसरा है लेस नंबर ऑफ द टीआरएनएस दैन नीडेड फॉर द पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्मेशन, तीसरा है लार्ज नंबर ऑफ द राइबोसोम्स दैन द नीडेड फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, चौथा है लेस अमाउंट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज दैन नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, मोर डीएनए दैन द नीडेड फॉर कोडिंग। ठीक बच्चों, मोर डीएनए दैन नीडेड फॉर कोडिंग, ये ऑप्शन सही है जिसको हम 80 वैल्यू
पैराडॉक्स के द्वारा क्या करते हैं बच्चे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स रेफरेंस टू द प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए फाउंड अमंग ऑर्गेनिज्म वेरीज कंसिडरेबली। सी वैल्यू पैराडॉक्स रिफर्स टू मोर डीएनए दैन नीडेड फॉर कोडिंग। तो पहला ऑप्शन नंबर इसमें क्या है बच्चों, सही है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। जैसा कि बच्चों फिगर्स के माध्यम से देखते हैं, देखिए ये सी वैल्यू पैराडॉक्स को दिखाया गया है। यहाँ देखिएगा ई कोलाई का जो बेस पेयरिंग वैल्यू आता है कितना, 4.2 होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, आप यहाँ देखेंगे बैक्टीरिया एंड वायरस इन सब का जो पी वैल्यू कितना होता है, सॉरी सी वैल्यू पैराडॉक्स कितना होता है बच्चों, 4.2 MPP। और यहाँ देखिए ड्रोसोपुला का जो होता है बच्चों 165 MBP होता है पैराडॉक्स वैल्यू, सी पैराडॉक्स वैल्यू, सी वैल्यू पैराडॉक्स। और यहाँ होमोसैपियंस मानव का जब देखेंगे बच्चों तो 1600 MI देखने को मिल रहा है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द सी वैल्यू पैराडॉक्स, ठीक बच्चों। और ये क्या करता है बच्चों, बेस पेयरिंग को अर्थात हैप्लाइड बेस पेयरिंग को ये क्या करता है, शो करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द ग्रेट एप्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से दिया गया जो कोड है बच्चों, इसमें कौन सब एप की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात जो कपी होते हैं कपी की कैटेगरी में कौन आते हैं। ठीक बच्चों, कपी और बंदर दो होते हैं बच्चों। बंदर जो होते हैं वो पूछ वाले होते हैं और कपी जो होते हैं उसमें पूछ नहीं होता है। तो कपी की कैटेगरी में कौन सा इसमें कोड आएगा, पहला है बच्चों हाइलोबेट्स गोरिल्ला एंड पोंगो, दूसरा है गोरिल्ला पैन एंड पोंगो, तीसरा है गोरिल्ला पैन हाइलोबेट्स, चौथा है पैन पोंगो एंड हाइलोबेट्स। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोरिल्ला पैन एंड पोंगो। ये सब क्या होते हैं बच्चों, एक ही कैटेगरी में आते हैं जो ऐप कहे जाते हैं। तो कैटेगरी ऑफ ग्रेट ऐप दैट इज द गोरिल्ला पैन दैट इज द चिंपैंजी एंड औरंगटान को पोंगो कहते हैं और गिब्बन। तो कौन कौन बच्चों आते हैं इसमें ऐप की कैटेगरी में, गोरिल्ला आते हैं, पैन जिसको हम चिंपैंजी कहते हैं, औरंगटान जिसको हम पोंगो कहते हैं और गिब्बन, ये सब किस में आते हैं बच्चों, ये ऐप की कैटेगरी में आते हैं, ये कपियों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, गोरिल्ला पैन एंड पोंगो रिलेटेड टू द ऐप कैटेगरी। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के विषय में। द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली मैन इज ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडर्न मैन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, जिस प्रकार से जैव विकास के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस समय मॉडर्न मानव का सबसे करीबी एंशियंट मानव कौन था। ठीक बच्चों, अर्थात मॉडर्न मानव का अगर हम देखें तो सबसे अर्ली मैन कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है बच्चों, उससे रिजेंबल्स करता है, उसके किसी न किसी चीज़ से क्या होता है बच्चों, इनडिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर शो करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों पेकिंग मैन, दूसरा है क्रोमैग्नन मैन, तीसरा है निएंडरथल मैन और चौथा है जावा मैन। तो मानव का आधुनिक मानव का सबसे नज़दीकतम जो पूर्वज है बच्चों वो कौन कहलाता है, वो क्रोमैग्नन मानव कहलाता है। कौन बच्चों, क्रोमैग्नन मानव इज द नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर कौन है बच्चों, क्रोमैग्नन मानव है, जिससे ज़्यादा चीज़ें रिजेंबल्स करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक बच्चों, द स्केलेटन ऑफ द क्रोमैग्नन मानव इज ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडर्न मैन। तो ये बताया गया है बच्चों कि क्रोमैग्नन मानव का जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, आधुनिक मानव से बहुत ज़्यादा मायने में क्या करता है बच्चों, मैच करता है। तो आधुनिक मानव के कंकाल से जो क्रोमैग्नन मानव होता है बच्चों, उसका कंकाल जो है बहुत अधिक मायने में मैच करता है। तो ये इसका सबसे नियरेस्ट पूर्वज कहा जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के विषय में। अब देखते हैं क्या है इसमें कुछ खास। द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज, डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होता है बच्चों वो कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है 20 एंगस्ट्रॉन, दूसरा दिया है 50 एंगस्ट्रॉन, तीसरा है 100 एंगस्ट्रॉन और चौथा है 200 एंगस्ट्रॉन। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो डीएनए का जो डायमीटर होता है बच्चों वो कितना, डीएनए मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बच्चों, वो 20 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलता है। कितना बच्चों, 20 एंगस्ट्रॉन होता है किसी डीएनए का जो होता है डायमीटर। जैसा कि बच्चों इस फिगर में आप देखिए, यहाँ देखिए दिखाया गया है कि ये देखेंगे ये क्या होता है, एक डीएनए जो हेलिकल बनता है बच्चों, जो हेलिक्स बनता है, तो इसका अगर हम डायमीटर देखें तो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक बच्चों, और अगर एक फोल्ड की बात करें, जो एक फोल्ड बनता है बच्चों, एक पूरा टर्न जो इसको हम कहते हैं, एक पूरा टर्न कंप्लीट होने में कितना एंगस्ट्रॉन होता है बच्चों, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना बच्चों, 34 एंगस्ट्रॉन। और एक जो लैडर आप देख रहे हैं, ये छोटा सा लैडर बच्चों यहाँ देखिए, अर्थात एक बेस पेयरिंग के बीच में जो होता है बच्चों वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है बच्चों,
3.1 बेस पेयरिंग के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलता है। जबकि एक पूरे टर्न में देखेंगे बच्चों तो क्योंकि इसमें 10 एक में कितने होते हैं बच्चों, 10 लेटर ऐसे ऐसे बनते हैं, तो 3.4 इंटू 10 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉन। तो ये एक टर्न में क्या होता है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है 34 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलता है। और जो एक ऐसे कर्व बन रहा है बच्चों, इसमें दो प्रकार के हमको कर्व देखने को मिलते हैं। एक माइनर कर्व होता है जो यहाँ छोटा सा देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिखाते हैं बेटे, ये देखिए ये एक छोटा सा कर्व यहाँ केवल इतना दिख रहा है, ये यहाँ से और यहाँ से। तो ये छोटा सा जो कर्व होता है बच्चों, इसको हम माइनर ग्रुप कहते हैं। और एक जो ये बड़ा सा कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है बच्चों, इसको हम मेजर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेजर ग्रुप कहते हैं। तो एक टर्न के बीच का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और एक यहाँ से यहाँ तक जो टर्न होता है बच्चों, ये इसको हम क्या कहते हैं, 1 कंप्लीट टर्न 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। और एक बेस पेयर का बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। यहाँ एक छोटा सा जो कर्व होता है बच्चों, उसको हम माइनर ग्रुप कहते हैं, जबकि एक बड़ा सा जो होता है उसको हम मेजर ग्रुप कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, जो बेस पेयरिंग आपको देखने को मिल रहा है, इसको नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर होता है। जैसे जिसमें इसमें अगर डीएनए बच्चों तो एडेनिन थाइमिन के साथ साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको कहीं रिमार्क के रूप में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात एक डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। आ ह्यूमन इंडिविजुअल्स विथ एक्सो क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट विल बी, जो ह्यूमन में जो एक्सओ क्रोमोसोम होता है बच्चों, ये कौन सा सिंड्रोम शो करता है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन पहला है मेल, दूसरा है एन इंटरसेक्स, तीसरा है गाइनेंड्रोमॉर्फ, चौथा है फीमेल स्टेराइल। तो जो एक्सो क्रोमोसोम होता है बच्चों, ये टर्नर सिंड्रोम को शो करता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, जो ये सिंड्रोम देखने को मिलता है बच्चों, वो किस में देखने को मिलता है, एक स्टेराइल फीमेल में देखने को मिलता है। तो स्टेराइल फीमेल में क्या होता है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है, जो एक्स एक क्रोमोसोमल एबरेशन को दिखाता है। तो आइए बात करते हैं इसके विषय में, देख लेते हैं क्या है कुछ खास। टर्नर सिंड्रोम इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ एन एबनॉर्मल एग एंड अ नॉर्मल एक्स स्पर्म और अ नॉर्मल एग एंड एन एबनॉर्मल स्पर्म। अर्थात जो इसमें क्या होता है बच्चों कि आप देखेंगे तो इसमें एक्स वाई जो होना चाहिए बच्चों, उसमें क्या होता है कि इसमें जो ये देखिए वाई की जगह इसमें 0 हो गया है। ठीक बच्चों, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन को शो करता है, एक्स एंड एक्स 0 हो जाता है। ठीक बच्चों, एक्स एंड एक्स 0। तो इस प्रकार का जो एक क्रोमोसोमल ऑपरेशन होता है बच्चों, उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और ये किस में होता है, द इंडिविजुअल हैज़ 44 क्रोमोसोम, दैट इज़ द 44 प्लस एक्स, क्योंकि एक तो एक्स है और दूसरा एक्स 0 हो जाता है। तो इसमें 44 ऑटोसोम प्लस हेट्रोसोम में केवल एक एक्स हो जाता है। तो 44 प्लस 1 इक्वल टू 45। कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं बच्चों, केवल 45 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, क्योंकि 44 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम होते हैं, प्लस एक्स वाई जो हेट्रोसोम होता है बच्चों, उसमें से एक्स के कैरेक्टर से दिखता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम जो होता है वो 0 हो जाता है, या सॉरी। और ये फीमेल में देखने को मिलता है, जैसे यक्स होता है तो एक यक्स तो दिखेगा, लेकिन दूसरी यक्स क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो सच कैरेक्टर्स इज फाउंड इन द फीमेल, दैट इज़ द स्टेराइल फीमेल। ये क्या होता है बच्चों, अर्थात एक स्टेराइल फीमेल में ये कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको हम यक्स प्लस एक्स 0 के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम के प्लस हेट्रोसोम से केवल एक क्रोमोसोम एक्स होता है। तो इस प्रकार से 44 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, 45 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। जहाँ 46 होना चाहिए, वहाँ कितना क्रोमोसोम होगा बच्चों, 45। ठीक बच्चों, तो यही इसमें कहा गया है कि द इंडिविजुअल हैज़ 44 क्रोमोसोम, दैट इज़ द 44 प्लस एक्स इंस्टीड ऑफ 46, अर्थात 46 की जगह केवल 45 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। सच पर्सन आर स्टेराइल फीमेल, और ये जो होती है बच्चों, ये एक स्टेराइल फीमेल बन जाती है। क्या बनती है बच्चों, स्टेराइल फीमेल। हु हैव रूडिमेंट्री ओवरीज, और इसके अगर हम ये देखें सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चों, तो ये स्टेराइल फीमेल हो जाती है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ओवरीज जो होती है बच्चों वो रूडिमेंट्री हो जाती है, अर्थात अल्प विकसित हो जाएगी, ओवरी विकसित नहीं हो पाएगी, जिससे ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, रूडिमेंट्री ओवरीज देखने को मिलेगी, बहुत ही अल्प विकसित ओवरी होगी। अनडेवलप्ड ब्रेस्ट, अर्थात ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। स्मॉल यूट्रस, उसके जो जनांग होते हैं बच्चों, यूट्रस होते हैं वो बहुत स्मॉल छोटे हो जाते हैं। शॉर्ट स्टेचर एंड द एबनॉर्मल इंटेलिजेंस, अर्थात ये जो मंद बुद्धि के भी हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एबनॉर्मल बुद्धि के, अर्थात मंद बुद्धि के हो जाते हैं। ओवरी जो होता है बच्चों वो रूडिमेंट्री हो जाता है। अनडेवलप्ड ब्रेस्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट का विकास ठीक से नहीं हो पाता है।
और यूट्रस और जितने भी जननांग हैं बच्चों, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वो सब जितने भी जेनाइटेलिया हैं वो सब क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इट इज़ द टाइप ऑफ द सिंड्रोम और डिजीज विच इज़ कॉमनली नोन एज द टर्नर सिंड्रोम। और ये किस में देखने को मिलता है बच्चों, फीमेल, स्टेराइल फीमेल में देखने को मिलता है, जिसमें ऑटोसोम में क्रोमोसोम की संख्या 44 हो जाती है, प्लस हेट्रोसोम में क्रोमोसोम की संख्या एक घट के एक ही रह जाती है। तो 44 + 1 = 45। जहाँ 46 क्रोमोसोम होने चाहिए वहाँ 45 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो इट इज़ द डिजीज ऑफ द स्टेराइल फीमेल। ये स्टेराइल फीमेल की एक बीमारी होती है जिसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये दिखाया गया है टर्नर सिंड्रोम का जो एक पेशेंट है। देखिए इसका जो बॉडी लेंथ है बच्चों ये रिड्यूस कर जाता है। यहाँ देखिए आप, इसका जो बॉडी लेंथ है ये रिड्यूस कर जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो इनकी अंगुलियाँ होती है बच्चों, ये छोटी छोटी अंगुलियाँ दिखाई देती हैं। इनका जो लेंथ होता है वो बहुत शार्ट हो जाता है, इनका जो हाइट होता है बच्चों बहुत। और इसमें आप देखेंगे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ये अल्प विकसित हो जाता है, लेस डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, अर्थात ये रूडिमेंट्री जो ओवरीज इनके अंदर होता है बच्चों, वो रूडिमेंट्री ओवरीज देखने को मिलता है। इनका माइंड भी जो दिमाग होता है बच्चों, ये क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से इनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात मंद बुद्धि के बालक हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो कंडीशन देखने को मिलता है बच्चों, ये फीमेल में देखने को मिलता है, और स्टेराइल फीमेल में। किसमें बच्चों, स्टेराइल फीमेल में। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के विषय में। द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA मॉलिक्यूल्स वाज सजेस्टेड बाय। तो इसमें ऑप्शन है बच्चों वाटसन एंड क्रिक, दूसरा है रॉबर्ट होले, तीसरा है एच.सी. खुराना, और चौथा है जैकब एंड मोनार्ड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात रॉबर्ट होले ने सबसे पहले सन 1974 ईस्वी में ये एक प्रकार का टीएनए अर्थात जो ट्रांसफर आरएनए है बच्चों, उस टीआरएनए का सबसे पहले मॉडल पेश किया था। जो जो किसने दिया था बच्चों, अर्थात किसने दिया था बच्चों, और होले ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, और होले ने, सॉरी कब दिया था बच्चों, सन 1964 ईस्वी में। ठीक बच्चों, तो यहाँ दिया सिंगल स्टैंडर्ड tRNA इनटू द एल शेप्ड फ्रॉम 3 डायमेंशनल क्लब दैट इज द 1974 और क्लोवर लीफ लाइफ फॉर्म द 2 डायमेंशनल आर होले, अर्थात आर होले ने जो 2 डायमेंशनल क्लोवर लीफ मॉडल दिया था tRNA का बच्चों, वो कब दिया था, सन 1964 ईस्वी में। कब दिया था बच्चों, जैसे कि आप देखिए बच्चों, ये क्या है, क्लोवर लीफ मॉडल है, और इस क्लोवर लीफ मॉडल में ही ये tRNA देखने को मिलता है। और इसको किसने दिया था, आर होले ने सन 1964 ईस्वी में दिया था। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट, अब इसको बच्चों रिमार्केबल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। रॉबर्ट होले प्रपोज द क्लोवर लीफ मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1968, अर्थात 1968 में सबसे पहले रॉबर्ट होले ने क्या किया था। ये सन का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता बच्चों, सन नहीं पूछता, लेकिन ये है नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम पूछा जाता है कि रॉबर्ट होले ने सबसे पहले tRNA को किस रूप में दिया था बच्चों, क्लोवर लीफ मॉडल के रूप में पेश किया था। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द tRNA। ये tRNA का क्या था बच्चों, टू डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन था। क्या था बच्चों, 2 डायमेंशनल डिस्क्रिप्शंस के रूप में tRNA को सबसे पहले क्लोवर लीफ के रूप में किसने रिप्रेजेंट किया बच्चों, आर होले ने सन 1968 ईस्वी में रिप्रेजेंट किया। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप ये फिगर देखिए, ये बिल्कुल ये tRNA का ये क्लोवर लीफ मॉडल दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये एंटीकोडॉन है। ठीक बच्चों, यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ अमीनो एसिड अटैच होता है यहाँ पर। ठीक बच्चों, अर्थात 3 प्राइमर इन पर क्या होता है, अमीनो एसिड अटैच होता है। और यहाँ देखिए 5 प्राइमर एंड है। ठीक बच्चों, तो आप ये देखेंगे ये क्या होता है बच्चों, इसको एंटीकोडॉन पार्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, इसने दिया था होले, अर्थात होले ने इसको रिप्रेजेंट किया था सन 1968 ईस्वी में। और इस tRNA को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द डायमेंशनल क्लोवर लीफ, 2 डायमेंशनल, कैसा बच्चों, 2 डायमेंशनल क्लोवर लीफ मॉडल था जिसको होले ने पेश किया था। ठीक बच्चों, यही फिगर यहाँ भी दिया गया है। देखिए आप आप देखेंगे एंटीकोडॉन देख रहे हैं आप, तो एंटीकोडॉन लूप में देखिए आप 7 बेस पेयर यहाँ देखने को मिलते हैं, 7 बेसेस। यहाँ भी देखेंगे जो राइबोसोमल बाइंडिंग लूप होता है बच्चों, अर्थात यहाँ राइबोसोम बाइंड होता है, तो यहाँ भी 7 पेयर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखेंगे अमीनो एसाइल जो सिंथेसिस होता है बच्चों, ये जो अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप जो होता है बच्चों, यहाँ आपको 8 से 12 पेयर देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो होता है बच्चों, ये अमीनो एसिड यहाँ बाइंड करता है। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 डायमेंशनल क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक बच्चों, ऑफ होले, जिसको इन्होंने सन 1968 ईस्वी में रिप्रेजेंट किया था।
तो आज का बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट के वीडियोस में बच्चों हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आई होप आज का ये वीडियो बच्चों आपको बहुत अच्छे से लगा, अच्छे से समझ में आएगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी न्यू नोटिफिकेशन है बच्चों वो आपके पास तक पहुँचे, इसलिए इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे बच्चों वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। बच्चों हम आपको रेगुलर वे में पर डे आपको हम जो MCQ पेपर है बच्चों उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जूलॉजी को अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद हम बॉटनी, और हम चाहते हैं कि PGT के पहले बच्चे जूलॉजी बॉटनी पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। तो आइए हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल बच्चों हिंदी इंग्लिश फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सरल वे में हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।